इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 6 महीने पहले ही उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। देखो तब से लेकर अब तक उसने क्या क्या कर दिया है। अखिल वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा और उसने तान्या के अचीवमेंट्स को देखा। गुप्ता कॉरपोरेशन को हराना, अपनी कंपनी खोलना, एक परफेक्ट आर्टिफिशियल लिम्ब डिजाइन करना, यहाँ तक कि अरोरा परिवार की बर्बादी भी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई थी। उनमें हर चीज बहुत बड़ी थी और उसने बहुत जल्दी ही किसी तरह उन्हें खत्म कर दिया था। अखिल भले ही तान्या को जानता नहीं था, पर जलन के मारे ही सही उसे यह मानना पड़ा कि वो कोई आम इंसान नहीं थी, और कम से कम कोई ऐसी तो नहीं जिसे अनदेखा किया जा सके। अखिल ने धीरे आवाज में उससे पूछा, बॉस क्या आप चाहते हैं कि हम उसका ध्यान रखें? प्रवीण ने उसे गुस्से से जवाब देते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मिलिट्री कैंप में रह रही होगी? वो हमसे खुद को बचा रही है। अगर वो ऐसा नहीं भी करें तो रोहन तो पक्का कर रहा है। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये औरत हमारे लिए खतरा है या नहीं, पर मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। अखिल ने पूरे जोश से उससे कहा, बॉस ये मुझे करने दीजिए, मैं भी तो देखूं कि औरत कितनी स्ट्रांग है ये। तान्या भले ही बहुत स्मार्ट थी, पर उसे अभी भी यही लगता था कि वो उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में उसके हुनर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और फिर ये तो बस एक औरत है, ऐसी औरत जिसके बारे में उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रवीण भी तान्या का टेस्ट लेना चाहता था। उसने उसी वक्त कुछ आदमियों को इकट्ठा किया क्योंकि वो रोहन के कैंप में जाने वाला था। बहुत जल्द ही रोहन की टीम को इस बात की खबर हो गई। रोहन ने अपने आदमियों से कहा, प्रवीण रॉय यहाँ रह रहा है। टेंशन में विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। मगर क्यों? ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये बस एक कंपटीशन था, पर वो लोग जानते थे कि सच में ये एक जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। इसलिए कोई भी प्रवीण का स्वागत नहीं करने वाला था। तो फिर वो वहां क्यों आ रहा था? तभी रोहन ने ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत परेशान है और ये जाहिर सी बात है कि वो हमारी टेक टीम से बात करने के लिए अपने कुछ आदमियों को भी साथ लाएगा। तभी एक चालाक सोल्जर बोला, तो वो मिस आहूजा का टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने सर हिलाते हुए उससे कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। आखिर उनकी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस तान्या के वहां आने के बाद ही हुई थी, और प्रवीण ने भी ये बात सुनी होगी। विराट ने टेबल पर जोर से लात मारते हुए कहा, आने दो उन्हें, हम उन्हें अपनी ताकत का स्वाद जरूर चखाएंगे। हम उन्हें बता देंगे कि हमको छोटी मोटी चीज नहीं है। रोहन ने शांति से जवाब देते हुए कहा, चलो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो तुम्हें यही करना होगा और यहीं रहना होगा। यस सर। मीटिंग के बाद रोहन इस बारे में तान्या से बात करने के लिए चला गया। वो इस बारे में तान्या की भी राय लेना चाहता था। शायद वो इस बारे में कुछ और ही सोचती हो। उसकी बात सुनने के बाद उसे जवाब देने की बजाय तान्या ने उससे पूछा, क्या प्रवीण रॉय कोई और फ्रेंडली कंपटीशन रखेगा? रोहन ने कहा, हो सकता है, अगर वो ना भी रखे तो भी मैं रखूंगा। असली कंपटीशन के लिए लिमिटेड टाइम है। हमें दूसरी टीम को चैलेंज करते रहना होगा ताकि हम उस तरह अपने से तैयारी कर सकें, जैसे पिछली बार की तरह। अगर प्रवीण उन्हें चैलेंज नहीं करता तो रोहन को कभी पता नहीं चलता कि उसकी टीम उनसे इतनी पीछे है। पहले कंपटीशन के बाद दोनों टीम ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। इस बार उनकी टेक टीम प्रवीण की टेक टीम से ज्यादा बेटर लग रही थी, और जैसा प्रवीण था उस हिसाब से वो इस बात को लेकर चुपचाप नहीं बैठने वाला था। तान्या ने सर हिलाया। वो पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो अगला कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। रोहन ने भी सर हिलाते हुए कहा, आहूजा दीदी, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। बार बार कंपटीशन होना जरूरी है, एक से ज्यादा तो होंगे ही। असली कंपटीशन से पहले बार बार कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे। वो फाइनल कंपटीशन के जितना ज्यादा करीब होते जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स उतने ही मुश्किल होते जाएंगे। तान्या समझ गई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था। इसलिए कंपटीशन चाहे कितना भी छोटा हो, अगर हम जीत सकते हैं तो हमें जीतना ही होगा। रोहन ने सर हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही एक तरीका था जिससे वो लोग सोल्जर्स के कॉन्फिडेंस को ऊपर रख सकते थे। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद वो फाइनल जीत हासिल कर सकते थे। आखिर सुपीरियर्स को वो टीम बिल्कुल नहीं पसंद आती जो बार बार हार रही हो। तान्या ने उसे बताया, तो इस बार तुम्हें एक फ्रेंडली कंपटीशन की सलाह देनी चाहिए। रोहन हैरान हो गया था। तुम्हारा मतलब है अब? हाँ, कल ही तुम्हें उन्हें एक चैलेंज दो। पर यह चैलेंज कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? क्या हमें तैयारी के लिए टाइम मिलेगा? तान्या ने प्यार से कहा, तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। रोहन सीरियस हो गया था।
तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही उन्हें चैलेंज दूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एक सोल्जर को एक चैलेंज का सामना हमेशा पूरी बहादुरी के साथ करना चाहिए। अगले दिन प्रवीण अपने आदमियों के साथ कैंप पहुंचा। पूरा कैंप हाई अलर्ट पर था। सभी को डर था कहीं उनकी कोई भी कमजोरी प्रवीण की टीम के सामने ना आ जाए। सीधे पॉइंट पर आने से पहले रोहन ने कुछ देर प्रवीण से मिलने की फॉर्मेलिटी की। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर ओबेरॉय, मैंने सुना है कि आपने किसी इम्प्रेसिव को हायर किया है। आपस की इम्प्रूवमेंट की खातिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए अपने आदमियों को अपने साथ लाया हूं। मुझे यकीन है कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? जो वजह उसने दी वो ऑफिशियल थी, लेकिन उससे ये छुपाया नहीं जा सकता था कि वो रोहन के नए टैलेंट को चेक करना चाहता था। तभी रोहन, जिसे उनसे बिल्कुल डर नहीं था, वो भड़कता हुआ बोला, बेशक नहीं, पर मेजर रॉय ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? प्रवीण हंसते हुए बोला, सिंपल, मिलिट्री रूल से। मिलिट्री रूल किसी भी तरह का कंपटीशन करना था। आखिर मिलिट्री में काम शब्दों से ज्यादा बात करना था। रोहन ने प्रवीण के आदमियों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, पर मुझे मेजर रॉय को याद दिलाना होगा कि मेरी एजेंट कोई मिलिट्री एजेंट नहीं बल्कि एक सिविलियन एक्सपर्ट है। वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है और उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं और वो मिलिट्री कमांड से बिल्कुल बाहर हैं। इसलिए ये पूरी तरह उनके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। प्रवीण ने जोर देते हुए कहा, तो बुलाइए उन्हें यहाँ, हम खुद उनसे पूछेंगे। रोहन ने सर हिलाया और तान्या को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेजा, और वहां से जो जवाब आया वो ये था कि तान्या नहीं आ रही थी और वो कोई चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रोहन हंसते हुए बोला, लगता है वो किसी भी तरह के एक्सचेंज में इंटरेस्ट नहीं है। प्रवीण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तान्या इतनी डिसरिस्पेक्टफुल होंगी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, पर अब भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मिस आहूजा थोड़ी सनकी है। अखिल भी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, लगता है उन्हें मुझसे हारने से डर लग रहा है। प्रवीण ने जल्दी से उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, मेजर ओबेरॉय, मैं बताना भूल गया कि ये कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि मिस आहूजा सच में अपने काम में बहुत अच्छे हैं तो ये खुद उनसे मिलने आए हैं और इन्होंने एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन की उम्मीद भी की है। तभी विराट बीच में बोला, कितना अजीब है ना, एक बड़ा आदमी एक कमजोर औरत को धमकाने का इरादा रखता है। अखिल बिल्कुल नहीं भड़का, पर उसने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा, तो उन आदमियों के ग्रुप का क्या जो मदद के लिए एक कमजोर औरत पर डिपेंडेंट है? विराट ने डरावनी आवाज में कहा, क्या ये एक इंसल्ट थी? अखिल ने उसे शांति से जवाब देते हुए कहा, खैर ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा पहले वाला कमेंट इंसल्ट था या नहीं। तुम? विराट पूरी तरह चिल्लाने के बाद बिल्कुल तैयार था, पर रोहन ने अचानक कमांड देने से मुंह खोला, बंद करो तुम दोनों ये सब। वो प्रवीण को देख रहा था, जबकि उसके शब्द विराट और अखिल के लिए थे। प्रवीण भड़कते हुए बोला, मेरे सबऑर्डिनेट को सबक सिखाने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू मेजर ओबेरॉय। यू वेलकम। रोहन ने सर हिलाया, पर जैसे कि मिस आहूजा ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया है तो प्लीज आप जा सकते हैं। मैं मिस आहूजा को उनका डिसीजन बदलने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला। अपना मकसद पूरा करने से पहले प्रवीण वहां से कैसे जा सकता था? प्रवीण के पेट कि एक चूहे की तरह। अखिल भड़कता हुआ बोला, अगर ये मिस आहूजा बाहर नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हार मान ली है। होगी वो एक सिविलियन एजेंट, पर अब तो वो आपकी एक टीम मेंबर है, जिसका मतलब ये है कि आप टीम भी आपकी हार मान चुकी है। रोहन की नजर जो उन्हें कब से घूर रही थी अचानक गुस्से में बदल गई। वो आदमी उन्हें जानबूझकर भड़का रहा था। कोई भी मिलिट्री आदमी अपनी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकता था और कैसे सह सकता था? विराट ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अगर ये युद्ध का मैदान होता तो वो उसी वक्त अखिल को जमीन पर फेंक देता। वहां लगभग हर किसी को ऐसा लग रहा था। जब से वो प्रवीण की टीम से हारे थे तभी से वो अपना गुस्सा अपने अंदर छुपाए बैठे थे। प्रवीण को यह एहसास हुआ कि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए वो उठा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर आप लोगों को चैलेंज लेने से डर लग रहा है तो यही सही। मेजर ओबेरॉय, मैं अब चलता हूं। अखिल बड़बड़ाते हुए बोला, और मैंने सोचा था कि एक औरत बहुत इंप्रेसिव होगी। ऐसा लगता है जैसे ये अपनी टीम की तरह डरी हुई बिल्ली है। वो वहां से निकल ही रहे थे कि तभी तान्या की आवाज साफ गूंजने लगी, किसने कहा मैं डर गई? वो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे और उसकी नजर प्रवीण रॉय पर टिकी हुई थी। उसने अचानक वहां पर आने से सभी लोगों को हैरान कर दिया।
प्रवीण की नजर में भी वो इम्प्रेसिव थी। प्रवीण की नजर भी उसी पर टिकी हुई थी कि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अखिल गुस्से में बोला, तुम वही तान्या आहूजा हो ना? फाइनली तुम में मेरा सामना करने की हिम्मत आ गई। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है। उसे लगा इससे तान्या भड़क जाएगी, पर तान्या मुस्कुराते हुए बोली, परफेक्ट, क्योंकि तुम्हारी पसंद का चैलेंज एक्सेप्ट करना मेरे स्टेटस से थोड़ा नीचे हो जाएगा। तुम? अखिल का चेहरा उतर गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक औरत इतनी ज्यादा उसे बेइज्जत करेगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक औरत की इतनी तीखी जुबान होगी। तभी विराट बीच में बोला, बिल्कुल सही कहा, ये हमारी मिस आहूजा के स्टेटस में नहीं कि आप जैसे लोग उन्हें चैलेंज करें। राघव भी उसका साथ देते हुए बोला, बिल्कुल, कोई इतना काबिल है ही नहीं कि जो मिस आहूजा को चैलेंज कर सके। भड़की हुई भीड़ से कोई चिल्लाता हुआ बोला, बिल्कुल, दूसरों को चैलेंज करने से पहले लोगों को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। तभी अखिल सरकास्टिकली बोला, तो आप अपने मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? हम आप लोगों से इंप्रेस होकर आपको चैलेंज देने आए और आप हमारे चैलेंज को इस तरह ट्रीट करेंगे? मुझे पता होना चाहिए था, मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इस लायक नहीं कि मैं यहाँ पर आऊं। तान्या को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बजाय इसकी वो मुस्कुराते हुए बोली, ये सच है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती, पर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में एक जैसा सोचते हैं। और अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें पूरी तरह हराकर दिखाने क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हें खुद से कम क्यों समझती हूँ? अखिल इतना चिढ़ चुका था कि वो उसी वक्त उसका खून करना चाहता था। वो जानता था कि उसे एक औरत से बहस नहीं करनी चाहिए थी, इस जमीन का मैल होती थी। वो उसे बुरी तरह बताना चाहता था कि वो उससे अब कोई और लेना देना नहीं रखना चाहता, पर वो वहां आने का अपना मकसद भी नहीं भूला था। तभी अखिल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो एक कंपटीशन कर लेते हैं, मैं तुम्हें इंसानियत का मतलब अच्छी तरह समझाऊंगा। तान्या ने अखिल को और भड़काते हुए शांति से जवाब दिया, देखते हैं। उसी वक्त फिर से मजाक उड़ाने की आवाजें आने लगी। विराट भी जोर जोर से चिल्लाते हुए उनका मजाक उड़ाने लगा, तो दुनिया के थर्ड बेस्ट का ये स्टैंडर्ड है? किसी ने जानबूझकर उसके पीछे से कहा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, मिस्टर अखिल अपने काम में बहुत अच्छे हैं, पर अफसोस वो मिस आहूजा से थोड़ा पीछे रह गए। तभी अचानक तान्या ने कहा, सिर्फ थोड़ा पीछे नहीं। पूरी भीड़ हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि उसके कहने का मतलब क्या था। तान्या ने अखिल को घूरते हुए देखा और बोली, मुझे लगता है तुम जरूर जानते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या था। अखिल का चेहरा उतर गया था। वो पहली बार था जब उसे इतना अजीब लग रहा था। वो और सोच रहा था, इसे कैसे पता हो सकता है कि मैं ये सिस्टम पहले भी हैक कर चुका हूं? क्या इसे कोई सबूत मिल गए हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे बारे में पता नहीं लगा सकती। तभी वो गुस्से में भड़कता हुआ बोला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्योंकि तुम चीटिंग करके जीत चुकी हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो। तान्या जोर जोर से हंसते हुए बोली, एग्जैक्टली, चीटिंग कौन कर रहा था? तान्या आहूजा, तुम बोलना क्या चाहती हो? मतलब साफ है, मैंने तुम्हें कभी अपने लिए खतरा समझा ही नहीं, पर तुमने मुझे अपनी 70% पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। अखिल समझ गया था कि वो क्या बोलना चाह रही थी। तान्या को कंपटीशन के बीच में ही कुछ गड़बड़ का पता चल गया था, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। वो जरूर पकड़ा गया था। हालांकि जो चीज अखिल बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहा था वो था उसे हराने के लिए सिर्फ 70% पावर ही यूज की थी। इसका मतलब ये था कि उसमें अभी और 30% एबिलिटी ज्यादा थी और तान्या उसे भाव तक नहीं दे रही थी। बजाय इसके उससे लग रहा था कि वो इस लायक ही नहीं कि वो उसके बारे में सीरियसली सोचे भी। अखिल जैसे इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों की एबिलिटी के बीच इतना डिफरेंस था। अखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तभी उसने कहा, तान्या आहूजा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत महान हो? चलो फिर दूसरा मैच कर लेते हैं। अगर तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो तो मुझे दोबारा आसानी से हरा कर दिखाओ। तान्या ने मुड़कर फिर से पूछा, क्या मुझे इसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए? विराट बहुत एक्साइटेडली बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, इसे बहुत बुरी हार का स्वाद चखने ही दो। बिल्कुल सही कहा, हरा दो इसे, हरा दो।
रोहन के कैंप में पूरी तरह जोश भर गया। वो ये 2 शब्द चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अखिल का चेहरा बहुत गंदा लग रहा था और प्रवीण का चेहरा भी इतना डार्क हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई ग्रहण लग गया हो। हालांकि वो अभी अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनकी हालत हारने से भी बदतर हो जाती। वैसे इस कंपटीशन को कंटिन्यू करने से भी उनकी हालत खराब ही होने वाली थी। प्रवीण अंदर ही अंदर अखिल की बेवकूफी पर उसे कोस रहा था। जब ये एक बार हार गया था तो उसे हार मान लेनी चाहिए थी। ये क्यों अपनी बेवकूफी में दोबारा उस बेइज्जती की मांग कर रहा है? क्या इसे पता नहीं कि अगर ये दोबारा हार गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? इसकी वजह से पूरी टीम शर्मिंदा हो जाएगी। हालांकि चैलेंज दिया जा चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और अब वो सिर्फ ये प्रार्थना ही कर सकता था कि इस बार किसी तरह अखिल तान्या को हराने में कामयाब हो जाए। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और राउंड के लिए एंटरटेन करूंगी क्योंकि इससे मेरी ही टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कहने के लिए अभी बहुत जल्दी है। अखिल ने दांत पीसते हुए एक लंबी सांस ली। उन दोनों के बीच का डिफरेंस अखिल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तरफ तान्या एकदम शांत थी तो वहीं दूसरी तरफ वो बुरी तरह बेचैन हो रहा था। सेकंड राउंड का टॉपिक भी मैं तुम्हें ही चूज करने दूंगी, ठीक है? अखिल के पीसे हुए दांतों में से ये शब्द निकले। अब अखिल के लिए दूसरी बेइज्जती थी क्योंकि पहले राउंड में भी उसी ने टॉपिक चूज किया था। अगर वो फिर से हार गया तो वो बेइज्जती बर्दाश्त के बाहर होगी। पर उसके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपनी जीत के लिए हर मौके का फायदा उठाना था। जीतने के लिए अखिल अपनी सारी अच्छाइयां खो चुका था। इस बार जीतने के लिए उसने ऐसा मिशन चुना जो वो खुद भी पूरा नहीं कर पाया और वो था 10 मिनट में लगभग 1 लाख नॉर्मल कंप्यूटर्स को हैक करना। इसका मतलब ये था कि विनर को 1 मिनट में लगभग 10,000 कंप्यूटर्स को हैक करना होगा, जिसका मतलब था 1 सेकंड में लगभग 100 कंप्यूटर्स। जो लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे उन्हें भी यही लगता था कि ये मिशन इम्पॉसिबल था। इसलिए जैसे ही रोहन के कैंप ने उस मिशन के बारे में सुना तो सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हद है, ये आदमी पागल हो गया है। अखिल, तुम्हें मिस आहूजा ने टॉपिक चूज करने की छूट दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन करेगा वो तुम चूज करोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम सब लोग बेवकूफ हैं। यहाँ तक कि राघव भी इसके खिलाफ बोला, अखिल, तुम्हारा ये टास्क हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि तुम भी इसे नहीं कर सकते। अगर उसे अपने डिसिप्लिन की परवाह नहीं होती तो वो उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारता। यहाँ तक कि रोहन से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रवीण रॉय, तो तुम्हारे आदमी इस तरह बिहेव करते हैं? ये हारने पर इतने पागल हो जाते हैं? अखिल उन लोगों के ऐसे रिएक्शंस देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्ही तो मुझे टॉपिक चूज करने के लिए कहा था, जो मैंने किया। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो हार मान लो। विराट भी बदले में उसे कोसता हुआ बोला, लानत है तुम पर, अपनी जबान संभाल कर बात करो नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों के ठीक बीच में गोली मार दूंगा। अखिल उसे बच्चों की तरह ताना मारते हुए बोला, हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं, मारो, मैं यहीं खड़ा हूं। विराट रोहन की तरफ मुड़ा और उससे बोला, सर, मैं तो बोलता हूं हमें इस कचरे के ढेर को अभी इसी वक्त हमारे कैंप से बाहर निकाल देना चाहिए। रोहन भी भड़कता हुआ बोला, निकालो इसे। उसकी बात सुनकर प्रवीण गुस्से में बोला, रोहन ओबेरॉय, जब तुम एक कुत्ते को भी मारते हो तो तुम्हें उसके आसपास उसके मालिक को देखना पड़ता है। रोहन ने भी सरकास्टिकली उससे जवाब दिया, अगर उस कुत्ते का मालिक उस इज्जत के लायक ही ना हो तो? प्रवीण का चेहरा गुस्से में और ज्यादा लाल हो गया, तो तुम मुझे इतना गया गुजरा समझते हो? रोहन को उससे बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो भी चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें खुद ऐसा लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देखने लगे। उनकी पूरी टीम भी एक दूसरे को गुस्से से घूर रही थी। माहौल बहुत बिगड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कभी भी लड़ाई हो सकती है। सिर्फ तान्या ही थी जो एकदम शांत खड़ी थी। उसने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में टाई हो गया तो इससे तुम्हारी इज्जत बच जाएगी? अखिल का ईगो अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। उसने भड़कते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें नहीं कर सकती? तुम तो दुनिया की बेस्ट हो ना। मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा काम होना चाहिए। तो चलो फिर करते हैं।
तान्या ने उसका वो चैलेंज ले लिया। मुझे हवा में ज्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। आपका काम आपकी बातों से ज्यादा बोलता है। अखिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकती हो? मुझे हंसाओ मत, ये तो भगवान भी नहीं कर सकता। तुम ये सारी बातें मुझे ये सब खत्म होने के बाद बोल सकते हो। तान्या ऑलरेडी उनकी बात सुनकर थक चुकी थी। अखिल बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये सब बाद में याद दिलाऊंगा। उसे तान्या की हार पर हंसने का इंतजार नहीं हो रहा था। उससे पंगा लेने के लिए उसे सबक सिखाना था। हालांकि रोहन और बाकी सब लोग को भी बहुत चिंता हो रही थी। रोहन उसे रोकने के लिए आगे आया और बोला, नहीं, आप ये नहीं कर सकती। आपको इस पागलों जैसे कंपटीशन के लिए मानने की कोई जरूरत नहीं है। राघव भी सर हिलाता हुआ बोला, मिस आहूजा, आप उसे पहले ही हरा चुकी हैं। आपको और चैलेंज एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जीत पर कोई शक नहीं करेगा। विराट भी गुस्से में बोला, बिल्कुल सही कहा मिस आहूजा, आप इन पागलों को छोड़ो और आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं खुद उन्हें देखता हूँ जो ये बोल रहे हैं कि आप नहीं जीते। तान्या अपनी सीट पर बैठ गई और शांति से बोली, चिंता मत करो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। अखिल चिढ़ता हुआ बोला, वो तो हम देख ही लेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तान्या ने मुड़कर प्रवीण की तरफ देखा। तुम भी अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना, क्योंकि शायद अगली बार तुम ये सब बोलोगे। प्रवीण ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मिस आहूजा सच में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। मैं तुम्हें बाद में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगूंगी। इतना बोलकर तान्या मुस्कुराते हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुड़ गई और उसने राघव को ऑर्डर देते हुए कहा, लीडर राघव, आप प्लीज टाइम स्टार्ट कर दीजिए। राघव ने उसके जोश और कॉन्फिडेंस को देखा और उसने उसे सलाह देना बंद कर दिया। ओके, तो प्लीज तैयार हो जाइए, मैं जल्द ही टाइमर स्टार्ट करने वाला हूँ। रूम में फिर से एकदम शांति हो गई। अखिल ने जल्दी से खुद को तैयार किया। राघव के स्टार्ट बोलते ही दोनों ने एक बार फिर से अपना कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वैसे इस बार डिफरेंस ये था कि तान्या ने शुरू से ही अपनी पूरी पावर लगा दी थी। अखिल, जो काफी पीछे था, जब उसने तान्या को इतना सीरियस देखा तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। इसका मतलब ये था कि तान्या ने उससे सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। पर इन सब के बावजूद वो इस टास्क को पूरा करने में कामयाब नहीं होने वाली थी। अखिल को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो उससे पूरा नहीं कर सकता था और वो यही चाहता था कि वो दोनों साथ में हार जाएं। और अगर वो हार भी गया तो वो उसे अपने साथ उसी हार में घसीटना चाहता था। ऐसे लोग सच में बहुत घटिया होते थे। इन लोगों से दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। सब कुछ बर्बाद करना होता था ताकि उनकी तरह कोई भी खुश ना रहे। पर अफसोस, इस बार उसने अपना सर लोहे में दे मारा था। ठीक 3 मिनट में तान्या ने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया था और ठीक 6 मिनट बाद तान्या ने उस सॉफ्टवेयर से 1 लाख कंप्यूटर्स को हैक करना शुरू कर दिया था और ठीक 9 मिनट बाद तान्या ने टाइप करना पूरी तरह बंद कर दिया था। जब उसने ऐसा किया तो पूरा रूम चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। अखिल का शरीर जम सा गया था और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। किसी को नहीं पता था कि तान्या ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया था। क्या उसने हार मान ली क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, या उसने सब कुछ खत्म कर लिया था? कोई यकीन के साथ नहीं बोल सकता था और घबराहट के मारे उनका दिल गले तक आ गया था। बेचैनी और घबराहट की वजह से रोहन और प्रवीण की सांसें रुक सी गई थी। अखिल ने मन ही मन दुआ करना शुरू कर दिया था कि काश तान्या हार गई हो। तभी अचानक तान्या के मुंह से 2 शब्द निकले, हो गया। हो गया मतलब वो जीत गई? तान्या ने बहुत कम ही इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी, पर उस दिन अखिल के खिलाफ उसने इन शब्दों का 2 बार इस्तेमाल किया। वो जीत गई थी। उस दिन वो अखिल से नहीं बल्कि 2 बार जीत गई थी। अखिल बुरी तरह कांप रहा था। उसने बहुत अजीब तरीके से अपना सर घुमाया। उसका चेहरा बर्फ के जैसा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं उस इंसान को अपनी सफाई नहीं दे सकती जो इंसान मुझसे 2 बार हार गया हो। तुम्हें सिर्फ यही जानने की जरूरत है कि तुम पूरी तरह हार चुके हो। तान्या उसे एक एक शब्द ऐसे बोल रही थी जैसे उसका हर एक शब्द विनर के घमंड से भरा हुआ हो।
उसकी नजर प्रवीण की नजर से मिली, जिसकी नजरें बुरी तरह काली हो चुकी थी। वो समझ गया था कि तान्या क्या बोलना चाह रही थी। अगर अखिल पूरी तरह हार गया था तो वो भी पूरी तरह हार चुका था। तान्या धीरे से खड़ी हुई और उसने कहा, खैर अब आप लोगों को शांति मिली? मुझे विश्वास नहीं है। ये बोलकर अखिल चेक करने के लिए तान्या के कंप्यूटर की तरफ भागा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में ये कर दिखाया था। वो ये कैसे कर सकती थी? जैसा कि उसे उम्मीद थी, जब उसने तान्या का सॉफ्टवेयर देखा तो वो एक्साइटमेंट में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने ये पूरा नहीं किया, तुमने चीटिंग की है। तुम हार गई क्योंकि ये सिर्फ एक चीटिंग सॉफ्टवेयर से कर पाई हो। तान्या आहूजा, तुम नहीं जीती। तान्या पर उंगली उठाते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था, ये मत समझना कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। तुम झूठी हो, तुम नहीं जीती। अगर पहले उसे खाई में गिरने जैसा लग रहा था तो अब उसे आसमान में उड़ने जैसी फीलिंग आ रही थी। चाहे जो भी हो, वो तान्या के खिलाफ चीटिंग का सबूत पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तान्या की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने घूर कर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो और बोली, क्या ऐसा कोई रूल था जिसके कारण मैं ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकती थी? अखिल बुरी तरह हिल गया, पर जल्दी ही उसने अपनी बहस की बात रखी और बोला, शायद ऐसा कोई रूल नहीं था, पर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेता, राइट? तुम्हें किसने रोका था? चाहे कुछ भी हो, ये चीटिंग है। ये पूरा कंपटीशन ही अनफेयर था। तान्या आहूजा, तुमने ये टास्क पूरा करने के लिए किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम की मदद ली, जिसका मतलब है कि कंपटीशन फेयर ही नहीं था। अखिल अपनी बहस पर अड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तान्या को नहीं जीतने दे सकता था। तभी अचानक तान्या जोर से हंसते हुए बोली, पहले राउंड में तुम्हें यह शक था कि पीछे से कोई और भी काम कर रहा था, और इस राउंड में अचानक से फैसला ले लिया कि हम एक्सटर्नल प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो तुम खुद को विनर अनाउंस कर सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह सच है कि तुमने एक्सटर्नल प्रोग्राम की मदद ली। तुम्हारी चीज कोई मायने नहीं रखती। अकेली ने ये सब कहा और उसके साथियों ने भी उसे पूरा सपोर्ट किया। सही कहा, एक्सटर्नल सपोर्ट की हेल्प से जीतना अनफेयर है, और हम सोच रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पर तुम तो शुरू से ही चीटिंग कर रही थी। ये राउंड और इससे पहले वाला राउंड भी काउंट नहीं होता, क्योंकि चीटिंग और झूठ बोलने की वजह से डिस्क्वालीफाई होती हो तुम। तभी अचानक तान्या ने पूछा, मैंने अपने इन्हीं 2 हाथों से इस सॉफ्टवेयर को अभी बनाया है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट में कैसे काउंट हुआ? ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। राघव, जिसने सब कुछ देखा था, वो बोला, सही बात है, मिस आहूजा ने कंपटीशन में ही ये सॉफ्टवेयर लिखा, तो आप लोग इन्हें डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं? आप लोग सिर्फ अपने एक्सपर्ट को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। विराट पूरी सिचुएशन समझने के बाद चिल्लाते हुए बोला, अब आप लूजर्स क्या बोलोगे? हमारी मिस आहूजा ने अपनी स्किल्स यूज करके कंपटीशन के बीच ही ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। आपका एक्सपर्ट इतना बेवकूफ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो भी ऐसा कुछ कर सकता था। निकाल बाहर फेंको इसे, क्योंकि मिलिट्री में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, जिसे ये भी नहीं पता होता कि उसे अपना दिमाग कब और कैसे यूज करना है। तभी रोहन ने पूरी अथॉरिटी के साथ पूछा, तान्या में दिमाग और काबिलियत दोनों है, उनकी जीत बिल्कुल फेयर है। किसको इस बात पर ऑब्जेक्शन है? पूरी भीड़ एकदम शांत थी। अखिल कुछ बोलना चाहता था, पर उसे प्रवीण ने चुप करा दिया। बस बहुत हुआ। या तुम्हें लगता है कि अभी और बेइज्जती होना बाकी है? सच तो ये है कि तुम हार चुके हो और हम हार चुके हैं, और हमें पूरी इज्जत के साथ अपनी हार मान लेनी चाहिए। अपनी मुट्ठी कसते हुए अखिल ने गुस्से से ये मानते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं टेक्निकली हार गया। अभी विराट के मुंह से निकला, टेक्निकली बोलने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पूरी तरह हार चुके हो। अगर हमें पहले पता होता कि तुम इतने बड़े लूजर हो तो हम मिस आहूजा को तुम्हारा बेवकूफ सा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने देते। तुम्हारे साथ कंपटीशन करने से मिस आहूजा का नाम केवल खराब ही होगा। वो शायद से अखिल को डांट रहा था, पर प्रवीण के कैंप के हर इंसान को उसकी बात चुभ रही थी। प्रवीण, जो सबसे शांत दिखाई दे रहा था, उसे भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जमाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मिस आहूजा ने आज सच में मेरी आंखें खोल दी। जैसे कि कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो हम आप लोगों को और परेशान नहीं करेंगे। गुड बाय।
वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी अचानक रोहन ने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला, प्रवीण रॉय, मैंने तो अपनी बात कही भी नहीं, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? प्रवीण धीरे से मुड़ा और अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाते हुए बोला, ओह ऐसा क्या? मुझे लगा तुम और क्या कहोगे, तो तुम्हारी मुझे भी बेइज्जती करने का प्लान है? रोहन भड़कता हुआ बोला, मेजर रॉय को ऐसा क्यों लगता है? और मैंने तो सोचा कि अगर मेजर रॉय ऐसे इंसान नहीं है जो एक छोटी सी हार अपने दिल से लगा लेंगे। प्रवीण के चेहरे पर जो बची कुची मुस्कुराहट थी वो भी चली गई। जो आंखें रोहन को बुरी तरह घूर रही थीं वो बहुत गहरी हो गई थी। वहां का माहौल भी बहुत टेंशन वाला हो गया था। उस वक्त सभी को प्रवीण का धमकाने वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, पर इससे रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने प्रवीण की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे कि आप सिर्फ हमें चैलेंज करने के लिए यहाँ लाए हैं, तो हमें भी आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, है ना? मेहमान नवाजी? प्रवीण गुस्से से बोला, ओह तो तुम भी एक चैलेंज देना चाहते हो, तो ठीक है, बोलो कैसा चैलेंज? नेचुरली दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला। रोहन ने पूरे विश्वास के साथ उससे कहा, प्रवीण रॉय, अब मैं अपनी पूरी टीम को तुम्हारे पूरी टीम को चैलेंज करने के लिए रिप्रेजेंट करूंगा और ये मुकाबला 2 दिनों में होगा। तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है या नहीं? प्रवीण के आदमी हैरान रह गए थे। उसने सच में उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत दी थी। लास्ट टाइम ये वो लोग थे जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया था, इसलिए वो इस बात को लेकर खुद से काफी खुश थे। पर अब पासा पलट चुका था। पता नहीं क्यों, पर अब उन्हें बहुत प्रेशर फील हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था जैसे उनके मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। चैलेंज लेने और देने वाला एहसास इस बार बिल्कुल अलग था। प्रवीण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, बिल्कुल, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और क्यों नहीं करूंगा। मेजर रॉय, चलो इस बार असली मुकाबला करते हैं। तो मैं आपसे 2 दिन बाद मिलता हूँ। रोहन ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बाद में मिलते हैं, तो फिर हम चलते हैं। इतना बोलकर प्रवीण जाने के लिए मुड़ा। वो 1 और मिनट के लिए भी वहां नहीं रुकना चाहता था। वो वहां आए तो उन लोगों को बेइज्जत करने थे, पर बदले में खुद ही बेइज्जत होकर जा रहे थे। ये कोई असली मुकाबला नहीं बल्कि सिर्फ एक कंप्यूटर कंपटीशन था, पर फिर भी उन्हें बुरी तरह तमाचा पड़ चुका था। ये अकेली तान्या आहूजा ने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत कर दिया था। ये ऐसा था जिसकी उम्मीद रोहन और प्रवीण दोनों ने ही नहीं की थी। जैसे ही प्रवीण के आदमी वहां से निकले, विराट खुशी में पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये तो सच में बहुत शानदार था, उन्हें एक्चुअल बैटल में हराने से भी कहीं ज्यादा शानदार। उसके अलावा बाकी हर इंसान भी उसी की तरह उतना ही एक्साइटेड था। तुमने प्रवीण रॉय का चेहरा देखा? वो एक बर्तन की गहराई जैसा एकदम डार्क हो गया था। उनमें हर किसी की शक्ल देखने लायक थी। हमारे बिना एक उंगली भी उठाए वो बुरी तरह बेइज्जत हो गए। ये फीलिंग्स दुनिया की बेस्ट फीलिंग है। अगर हमें पहले ही पता होता कि ये इतना आसान है तो हम ये पहले ही कर चुके होते। राघव की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, गांधी, अगर मैं साहूजा नहीं होती तो तुम हार जाते। राघव की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, गधों, अगर मैं साहूजा नहीं होती तो हम ये खुशी अभी नहीं मना रहे होते। उन पर बुरी तरह तमाचा पड़ने के बाद उन्हें शांति मिली थी, पर यह सिर्फ ज्यादा काबिलियत की वजह से हो पाया था। जितनी आसानी से तान्या ने अखिल को हराया था, उतनी ही ज्यादा बेइज्जती हुई थी उनकी। और फिर वो प्रवीण ही था जो पहले उन्हें चैलेंज करने आया था। वो जिस लायक थे उन्हें वही मिला था। और फिर तान्या ने जो किया वो सही था। उसने अपनी भड़ास निकालने में उनकी मदद की, जो अपनी पहली हार से अब तक अपने अंदर दबाए बैठे थे। विराट ने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, ये सिर्फ और सिर्फ मिस आहूजा की वजह से ही हो पाया है। मिस आहूजा, आप हमारी हीरो हैं। आप हमारा वो कॉन्फिडेंस वापस ले आए जो हम पहले खो चुके थे। रोहन ने सर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हम छोटे से कंपटीशन ने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया है। हमें ये कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होगा और आने वाली लड़ाई में भी उन्हें बुरी तरह हराना होगा। यस सर, सभी ने गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ वहां से लौटने के बाद प्रवीण अपने आदमियों को धमकाते हुए बोला, मैं चाहता हूं इस बार तुम लोगों ने बहुत बुरी तरह हराओ और उन्हें उनकी औकात दिखा दो। और याद रखना, इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही जीतने चाहिए। उसके आदमी एक साथ जवाब देते हुए बोले, यस सर। वो जरूर वो कंपटीशन हार गए थे, पर इसका मतलब नहीं था
कि उनकी काबिलियत रोहन के आदमियों की काबिलियत से कम थी। अब जैसा कि वो कंपटीशन में बुरी तरह हार गए थे तो उन्हें बैटलफील्ड में खोई हुई इज्जत वापस हासिल करनी थी। उन्हें रोहन के आदमियों को यह दिखाना था कि वो सच में क्या चीज है। उस मीटिंग से सब लोगों को चले जाने के बाद प्रवीण अभी भी बहुत गुस्से में था। उस दिन की बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अखिल ने उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की और कहा, बॉस आप क्या चाहते हैं कि मैं उनकी वॉर स्ट्रेटेजी फिर से चुराऊं? तभी उसके मुंह पर जोर से कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े। प्रवीण ने उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उन्हें हमारी चीटिंग का सबूत देना चाहते हो? बॉस मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर अगर हमें उनकी स्ट्रेटेजी पता नहीं होगी तो तुम तान्या आहूजा से इतनी बुरी तरह हार गए और अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना रिस्की काम करना चाहिए? तुम्हें सच में लगता है कि उसे इस बात का कुछ पता नहीं लगेगा? अखिल गुस्से में भर गया और बोला, ये बात तो है। प्रवीण मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर हमें उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता? हम फिर भी जीत लेंगे। मुझे अपने काबिल सोल्जर्स पर पूरा भरोसा है। हाँ, इस बार थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर इन सब के बावजूद हम ही जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी ट्रेनिंग उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल है। उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बार वो हमें इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। प्रवीण की नजर तीखी हो गई थी जब उसने कहा, मैं हार शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखना, मुझे सिर्फ जीत पसंद है, हार नहीं। अखिल उसकी डरावनी नजर से डर गया था। उसने जल्दबाजी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हम पक्का जीतेंगे। जीत के लिए रोहन के आदमी एक दूसरे को चेयर अप करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दोनों टीम्स के बीच लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। जैसा कि दोनों यूनिट्स हाई टेक यूनिट्स थी, तो इसलिए एक्चुअल फाइटिंग के अलावा उस बैटल में हाई एंड इक्विपमेंट्स कंपटीशन भी शामिल थे। वैसे असली लड़ाई से पहले 2 रेसलिंग मैच थे, जिसमें रोहन की तरफ से विराट खड़ा था। आखिर वो अपनी यूनिट का रेसलिंग किंग था। वही प्रवीण की टीम से भी कोई बहुत इंप्रेसिव था। रेसलिंग मैचेस बहुत फ्रेंडली मैचेस थे। वो ड्रॉ के साथ खत्म हुए। दोनों टीम एक मैच जीती और एक मैच हारी थी। आखिर ये तो एयर ड्रिल थी। ये पहली बार था जब तान्या अपनी आंखों से एक फॉर्मल ड्रिल लाइव देख रही थी। स्क्रीन पर उसे दोनों साइड के फाइटर जेट्स आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये कोई असली लड़ाई नहीं थी, पर हर बार जब भी वो जेट्स आपस में टकरा रहे थे, उसके दिल की धड़कन रुक रही थी। जेट पायलट्स सच में बहुत ही काबिल थे। स्क्रीन पर वो जेट्स टकरा रहे थे, उल्टे हो रहे थे, जैसे कोई हाई टेक रोबोट्स काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे प्रवीण के पायलट ज्यादा बेटर ट्रेन थे, क्योंकि उनके प्लेन ज्यादा तेज और ज्यादा स्टेबल थे। विराट को वो सीन देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। जल्दी करो, तुम्हें उन्हें हराना होगा, उनके अटैक्स को हराना होगा, उन पर अटैक करो तुम। राघव ने सीरियसली होकर कहा, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे पास दुश्मन सच में बहुत तेज है। हमारी स्ट्रेटजीज नहीं टिक पाएंगी, पायलट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि पायलट्स के खुद के अलावा जो स्क्रीन देख रहे कमांडर थे, वो भी दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उनकी वार्निंग्स हमेशा 1 या 2 सेकंड लेट हो रही थी। अगर वो तभी बचते रहते तो ये सिर्फ हराने से पहले टाइम वेस्ट करना होता। हालांकि जो गोलियां चल रही थीं वो सब नकली थीं, पर फिर भी सब लोग इसे असली लड़ाई की तरह मान रहे थे। हालांकि रोहन अभी भी पॉजिटिव सोच रहा था। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इस बार बहुत इम्प्रूव किया है। कम से कम हम पिछली बार की तरह बुरी तरह नहीं हार रहे। और फिर हमें इन आदमियों पर विश्वास रखना होगा। मुझे यकीन है कि वो एंड तक लड़ेंगे। तभी राघव ने कहा, पर हमने इस तरह की लड़ाई की तैयारी अभी खत्म की थी। इसे सच में करने से पहले पायलट्स को इसे समझने का पूरा वक्त भी नहीं मिला था। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। रोहन ने धीरे से उसे जवाब दिया, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम हर लड़ाई के लिए तैयारी पर डिपेंड रहे तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस बार हमें इन्हें असली में प्रैक्टिस करने देनी होगी। उसने ऐसा कहा जरूर था, पर वो उन्हें हारने नहीं दे सकता था। वो पहले ही एक बार हार चुके थे। दूसरी बार हारना उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खत्म करना था। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि प्रवीण के आदमी लड़ाई के लिए ज्यादा ट्रेन थे। आखिर उन्हें तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिला था। रोहन के आदमी तो पहले हारने के डर में ही डूबे हुए थे। अभी अभी तो उनमें जोश आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो रोहन के आदमियों को बेस प्रवीण के आदमियों से कमजोर था। हालांकि रोहन आखिरी पल तक हार नहीं मानने वाला था।
आखिर इम्प्रूवमेंट साफ दिखाई दे रहा था। कम से कम वो पिछली बार की तरह पूरी तरह तो नहीं हार रहे थे। इन सब के बावजूद ये भी सच था कि उनके 2 जेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे, जबकि प्रवीण की टीम का एक भी जेट नहीं हारा था। रोहन की टीम का माहौल उदास होता जा रहा था, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्रवीण की तरफ इसका बिल्कुल उल्टा था। वो अपनी जीत की खुशियां मना रहे थे क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज था। अगर ये यूं ही चलता रहा तो जीत उनकी ही होगी। उन्हें सिर्फ एक ही बात का अफसोस था कि उन्हें रोहन की टीम की स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, नहीं तो वो आसानी से जीत चुके होते और उसके पास इसे जल्दी खत्म करने का मौका भी होता। हद है। विराट ने चिढ़ते हुए टेबल पर जोर से अपनी लात मारी और बोला, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं कसम खाता हूँ कि ग्राउंड ड्रिल में इन्हें एक सबक जरूर सिखाऊंगा। ग्राउंड ड्रिल उसके घर जैसा था। अगर इसमें उसकी जान भी चली जाती तो भी वो प्रवीण की टीम को हराने में अपनी पूरी जान लगा देता। हालांकि जो चीजों से सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि उन लोगों में से कोई भी एयर ड्रिल में अच्छा नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो खुद उस ड्रिल में चले जाते, न कि चींटियों की तरह स्क्रीन के पीछे से सब देखते रहते। हमेशा की तरह तान्या ने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कंपटीशन को बहुत ध्यान से देख रही थी। काफी देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद वो पैटर्न और रिदम समझ चुकी थी। तभी अचानक तान्या ने क्लियर आवाज में कहा, एक्चुअली हर जेट का एक फिक्स पैटर्न है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब तक हम इनके पर्टिकुलर पैटर्न को खराब करेंगे तब तक हमें आगे की तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा। रोहन के पूरे ग्रुप में मुड़कर उसकी तरफ देखा। रोहन जो बहुत हैरान हो गया था, उसने उससे पूछा, आहूजा दीदी, क्या आपने वो पैटर्न देखा? विराट और बाकी सब लोग भी अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद ही वो तान्या की काबिलियत पूरी तरह समझ चुके थे, इसलिए उन्हें तान्या की हर बात वैल्यू थी। तान्या ने सर हिलाते हुए कहा, मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, पर मैं अपनी फिजिक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से गेस कर सकती हूँ, पर वो एकदम सही नहीं होगा। विराट ने डरकर पूछा, फिजिक्स, मैथ्स? वो उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। वो उन्हें पढ़ने से अच्छा वहां जाकर उन्हें सच में मार देता। तभी राघव ने एक्साइटेड होकर पूछा, मिस आहूजा, क्या आप सच में पैटर्न कैलकुलेट कर सकती हैं? वो जानता था कि तान्या एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान थी। प्लेन की मोशन को कैलकुलेट करना उसके लिए पार्क में घूमने जैसा था। तान्या ने सर हिलाते हुए कहा, मोशन कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर ये जेट्स इंसान कंट्रोल कर रहे हैं तो इन्हें किसी फिक्स फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अभी मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि थोड़ी सी देर में दुश्मनों के पैटर्न को गेस कर सकती हूँ, और ये काफी होगा। रोहन ने कहा, अभी भी दोनों टीम के बीच का गैप कवर करने लायक है। हमें सिर्फ अपनी तरफ एक एडवांटेज की जरूरत है। आहूजा दीदी, आप अपनी पूरी कोशिश करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी आप करेंगी ये हमारे लिए, हमारे आदमियों के लिए हेल्पफुल ही होगा। बिल्कुल सही कहा मिस आहूजा, आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकती हैं। तान्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं कमांडिंग कर सकती हूँ? रोहन ने उसे आगे बढ़ते हुए कहा, यह सही रहेगा, एक कोशिश कर लो। पर मैं इतनी इंपॉर्टेंट ड्रिल में कैसे कमांड कर सकती हूँ, और फिर मुझे अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा भी नहीं है। क्या होगा अगर इसकी कैलकुलेशंस गलत साबित हुई, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हालांकि रोहन को उस पर पूरा भरोसा था। आहूजा दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मुझे आपको कमांडिंग राइट्स देने का कोई अफसोस नहीं होगा, और फिर आपको हर किसी को कमांड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेन ही काफी होगा। राघव ने बहुत सीरियस होकर कहा, मिस आहूजा, हमें अभी कुछ करना होगा। एयर ड्रिल हमेशा से हमारी कमजोरी रही है। आप एक कोशिश तो करिए, क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा है। विराट भी अपनी छाती ठोककर वादा करते हुए बोला, मिस आहूजा, आप करिए। अगर इससे कोई भी गड़बड़ हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगा। तभी रोहन ने भी कहा, नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद पढ़ लूंगा। और कोई भी बीच में बोला, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी आपस में बांट लेंगे। वो इस बात का इल्जाम उस पर बिल्कुल नहीं लगाने वाले थे। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग उस पर इतना भरोसा करेंगे। ये बात उसके दिल को छू गई थी, और फिर उसने अपने आप से सारी नेगेटिविटी निकाली और उनकी बात मान ली। ठीक है, मैं कोशिश करके तो जरूर करूंगी, और आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगी। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, हमें आप पर पूरा भरोसा है।
उन्होंने उसी वक्त तान्या को कमांड देने के लिए एक जेट चुनने दिया। तान्या ने सबसे नीचे वाले जेट को चुना। जैसे ही उसने कमांडिंग मेथड को समझा, वो जल्दी ही एकदम फॉर्म में आ गई। हवा में सबसे नीचे वाला जेट दुश्मनों के लगातार सारे अटैक से बच निकल रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि वो लगभग गिरने ही वाला था। पायलट बहुत यंग था, उसे बहुत कम एक्सपीरियंस था, पर मिलिट्री जेट उड़ाना हमेशा से उसका सपना रहा था। उसने ये मौका पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली वो अपनी टीम के लिए ये इज्जत लाकर रहेगा, पर शुरू में ही उसे दुश्मनों ने मात दे दी थी। बेसिकली वो शुरू से ही बस बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस जवान ने हार नहीं मानी थी। लास्ट मोमेंट तक वो हार नहीं मानने वाला था। जैसे ही वो दुश्मनों के अटैक से बचा, तभी उसके माइक में एक औरत की क्लियर आवाज सुनाई दी। अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मैं कोड वर्ड्स नहीं जानती, इसलिए प्लीज मेरे ऑर्डर्स ध्यान से सुनना। अभी इसी वक्त लेफ्ट टर्न करो। जब उसे ऑर्डर मिला तब तक वो शॉक में ही था। वैसे वो तो उसकी ट्रेनिंग का शुक्र था कि उसने शॉक में भी उसी वक्त लेफ्ट ले लिया। उसी वक्त जहां वो पहले था, वहां खाली जगह में दुश्मन ने फायर किया। ये उसके लिए एक दूसरा शॉक था, और तभी उसी पल दूसरा ऑर्डर आया, ऊपर जाओ और फिर अपने राइट में फायर करो। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था, पर उसने ऑर्डर्स फॉलो करते हुए बिल्कुल वैसे ही किया। पर उसके फायर करते ही उसका अटैक सीधे दुश्मन के जेट पर जा गिरा। शॉक में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। विराट और उसकी गैंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये क्या? तान्या ने किसी तरह दुश्मन के अलग मूव का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए पहले से ही वो काउंटर अटैक करवा दिया। अगर वो सिर्फ कुछ सेकंड्स लेट हो जाते तो उनके जेट को आग लग जाती। हालांकि उन कुछ सेकंड्स में उसने दुश्मन के मूव को देख लिया था। यहाँ तक कि बहुत एक्सपीरियंस सोल्जर्स भी ऐसा नहीं कर सकते थे। उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी। रोहन और बाकी सबकी फीलिंग्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, पर ज्यादा उन्हें एक्साइटमेंट ही हो रहा था। वो तान्या को अपने साथ पाकर खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहे थे। एक बार फिर तान्या ने यह साबित कर दिया था कि उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलता था। वो अपने इंस्टिंक्ट्स और एक्सपीरियंस को यूज करके ये दुश्मन के अगले मूव का अंदाजा लगा सकती थी। जैसे एक मैथमेटिशियन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे नया फॉर्मूला बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही तान्या उन जेट्स के साथ कर रही थी। उसके ऑर्डर्स के साथ उस सोल्जर का एक अलग ही अंदाज दिख रहा था। उसने अकेले बहुत सारे जेट्स को मार गिराकर पूरी सिचुएशन पलट कर रख दी। कंपटीशन की लहर बदल रही थी। अब प्रवीण की टीम खतरे में थी। अचानक पलटी इस बाजी से रोहन के आदमियों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और जोश आ गया था। वो अपनी काबिलियत के नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा बढ़कर लड़ रहे थे। बहुत जल्द ही वो एक एक करके अपने दुश्मनों को मार गिरा रहे थे। अब ये लड़ाई एक तरफा हो गई थी। ये सब देखकर सिर्फ रोहन की टीम ही हैरान नहीं थी, बल्कि प्रवीण की टीम भी बुरी तरह शॉक में थी। प्रवीण स्क्रीन की तरफ घूरते हुए देख रहा था और शॉक में ही उसने सवाल किया, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो गया? तभी उसके एक आदमी ने हैरानी में जवाब देते हुए कहा, हमें कोई आइडिया नहीं है सर। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दुश्मनों ने अचानक से इस कंपटीशन को ही हैक कर लिया हो। तभी प्रवीण उन लोगों पर भड़कता हुआ बोला, जो कमांड दे रहे हैं, लानत है तुम लोगों पर। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? बहुत मुश्किल से उनमें से एक ने जवाब देने की हिम्मत की, सर पता नहीं क्यों, बस ऐसा लग रहा है जैसे उनमें अचानक से फ्यूचर देखने की एबिलिटी आ गई हो।